जैसे कि आप लोग इसे वाटर टावर बोलते हैं। यहाँ पर जो सॉइल इरोजन हो रहा है, हाँ जो सर, जो प्लीज़ हाँ। सॉइल इरोजन हो रहा है, जो वाटर कंजर्वेशन की प्रॉब्लम है, उन सब पे रिसर्च करके हम इस तरह के सॉल्यूशंस ढूंढते हैं जिससे कि हिमालयन लैंडस्केप इंटैक्ट रहे, यहाँ की इकोलॉजी बनी रहे और उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी होता रहे। हुँ। तो कई कई तरह के एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ 50 साल से ज़्यादा वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं। हुँ। हमारा जो एक मेन कंट्रीब्यूशन था वाटरशेड डेवलपमेंट का, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो पूरे देश में अडॉप्ट की गई बाद में। वाटरशेड एरिया को डेवलप करने के लिए हम सारे तरह के संसाधनों, जिससे वहाँ इरोजन ना हो, वहाँ वाटर कंजर्व हो, वहाँ की इकोलॉजी बनी रहे, वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़े और लोगों को फ़ायदा हो। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो पूरे देश में वाटरशेड प्रोग्राम के अंतर्गत अडॉप्ट की गई। जहाँ तक हिमालयन रीजन का सवाल है, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि लोग ज़्यादातर अभी तक उनको समझ नहीं पाए हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ का की जो हाइड्रोलॉजी, अब मैं हाइड्रोलॉजी पे ज़्यादा बात करूँगा। जो यहाँ की हाइड्रोलॉजी है, जिसके तहत हिमालयन लैंडस्केप बचे रह सकते हैं एक्सट्रीम इवेंट से, क्योंकि यहाँ पर तेज़ बारिश होती है, यहाँ की टोपोग्राफी फ्रेजाइल है, डिजास्टर्स ज़्यादा आते हैं, हो जाते हैं। तो उनसे कैसे बचाव किया जाए, इस तरह की रिसर्च हम लोग करते हैं। काफ़ी सक्सेसफुल वर्क एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर जो हम लोग ने किए हुए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ नैनीताल लेक का। जब ये 2013 में ड्राई हो गई थी तो काफ़ी उसमें शोर शराबा मचा। तब तत्कालीन गवर्नर साहब डॉक्टर के पॉल ने एक कमेटी बनाई और हम लोगों से बोला कि आप देखिए कि ये लेक क्यों सूखी है और यहाँ पर क्या किया जा सकता है। तो हम लोग ने वहाँ जाके वहाँ की प्रॉब्लम्स को समझा। मेनली यही था कि जो कैचमेंट, जिससे कि लेक में पानी आता है, उसमें लोगों ने काफ़ी उसको डिस्टर्ब कर दिया था। तो हमने कंजर्वेशन मेजर्स सजेस्ट किए, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद से आप देखिए कि नैनीताल लेक में कभी ड्राइंग अप की नौबत नहीं आई है। मतलब वहाँ पर वाटर लेवल गिरा नहीं है। साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि जो हिमालयन रिवर्स में एक्सट्रीम फ्लो होता है मानसून सीजन में, उससे काफ़ी कटान वगैरह होता है। तो उसकी टेक्नोलॉजी हम लोग इम्प्लीमेंट कराते हैं जहाँ जहाँ वल्नरेबल रीजन्स हैं, जिससे कि वो नदी के तटों का कटान ना हो, लोगों का नुकसान ना हो। साथ ही साथ जो हमारे मेन क्लाइंट्स हैं फार्मर्स, उनके यहाँ किस तरह से वाटर कंजर्वेशन की टेक्नोलॉजी, जिससे कि उनके फील्ड्स इरीगेटेड रहें, वो सूखे नहीं, फसल सूखे नहीं। तो उस चीज़ को लेके हम लोग तरह तरह की तकनीक उनके पास ले जाते हैं और उससे उनको फ़ायदा मिलता है। जी सर। तो सर अगर आपने ऐसे अपने कार्यकाल में बहुत से प्रोजेक्ट किए होंगे हिमालय को लेके। अगर हम आप पूछें कि आपका सबसे फ़ेवरेट प्रोजेक्ट कौन-सा रहा है तो आप कौन-सा बताएँगे? सबसे फेवरेट तो मैं यही बोलूँगा कि जो हमने यहाँ पर 2-3 वाटरशेड में काम किया है और लोगों की समस्या, जो पानी की मेन समस्या होती है, क्योंकि यहाँ सेटलमेंट्स ऊपरी स्लोप पे होता है और पानी नीचे बहता है। तो किस तरह से उस पानी को उनके पास पहुँचाया जाए, उनके खेतों पे पहुँचाया जाए। तो इस तरह के हमने 2-3 काम किए हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है, तो टिहरी और इधर मसूरी की तरफ वाटरशेड्स में उससे उनको फ़ायदा मिला और उन मतलब
लोग अभी भी खुश हैं। तो जी जी सर। तो सर और करीब 15-20 साल हो गए हैं और वो प्रोजेक्ट अभी तक चल रहे हैं। मतलब ये बड़ी खुशी की बात होती है जब लोगों के पास कोई फ़ायदे की चीज़ पहुंचती है और वो उसको बचा के रखते हैं। जी सर। तो सर जैसे आपने बोला कि प्रोजेक्ट आपका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट रहा है और आप अभी तक उन लोगों के टच में हैं। तो सर आपने प्रोजेक्ट से पहले और प्रोजेक्ट के बाद में सर उनकी जो दिनचर्या या लाइवलीहुड में आपने क्या आपको चेंजेस दिखे हैं या क्या उसमें बदलाव आया है? बदलाव यही आया है कि अब उनको अपने गांव में खेती करने में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि उनके पास सारे संसाधन हैं, उससे वो प्रॉफिटेबल खेती करते हैं। और दूसरा मैंने देखा है कि उनकी रीच जो बाहरी लोगों से होती है, एजेंसी, जैसे हम लोग का सपोर्ट जब मिलता है तो वो बाकी लोगों से भी, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज से भी काफ़ी कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं अपने गांव की समस्याओं का। जो और समस्याएं, मतलब जैसे स्कूलिंग से रिलेटेड है, सड़कें हैं, उस तरह की बात उनके सामने कॉन्फिडेंटली रख सकते हैं। और परिवार में जहाँ तक मैं देखता हूँ, जैसे महिलाओं बच्चों को काफ़ी खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड एक एश्योर्ड है। वहाँ पर उनके पास सब कुछ है गांव में। अब पानी आने की वजह से एक विकसित खेती की तरफ वो अपने आप प्रयत्न करते रहते हैं। जी जी सर। तो सर ये आपका सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रहा है। सर इस वक्त आप कौन से प्रोजेक्ट में अभी आप कार्य कर रहे हैं? अभी अभी मेरा जो मेन इंटरेस्ट है वो है इरोजन। देखिए, कृषि विकास के लिए तो और भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी मेरा मेन इंटरेस्ट है कि किस तरह से एक्सट्रीम इवेंट से हिमालयन रीजन को इरोजन से बचाया जाए। तो जैसे अभी जोशीमठ में जो तपोवन में जो इंसिडेंस हुआ था, उसकी वजह लोग अलग अलग देते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत सारे लोग सही बोल रहे हैं। इस तरह के इंसिडेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी ज़्यादा आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं अपना पूरा फोकस इस चीज़ पे कर रहा हूँ कि किस तरह से हम जहाँ पर प्रोटेक्शन देने की बात है, जिससे कि इस तरह के इंसिडेंट से कम नुकसान हो, उस पर फोकस कर रहा हूँ। तो क्या इरोजन कंट्रोल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्या हमारे फोरकास्टिंग मेथड होने चाहिए, जिससे कि हम पहले से ये बता सकें कि भाई इन सब इंसिडेंट से कैसे बचा जा सकता है। तो उसमें किस तरह का डेटा बेस हो, किस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास हो, किस तरह से हम उस चीज़ को उन लोगों के पास ले जा सकें, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज़ के पास, जिससे कि उनको सुविधा हो इस तरह के इवेंट को हैंडल करने में। हम इनको मतलब ये तो नहीं रोक तो नहीं सकते, क्योंकि ये प्राकृतिक कारणों से आते हैं, लेकिन जो उसमें ह्यूमन इंड्यूस्ड चीज़ें हैं, जिससे कि प्रॉपर्टी और ह्यूमन लॉस को कम से कम किया जा सके, उस तरह की तरीक़ों को विकसित करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। सर जैसा कि आपको जानकारी है कि स्पर्श हिमालय सर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो विभिन्न संस्थाएं जो हिमालय के लिए काम कर रही हैं या विभिन्न जो लोग हिमालय के लिए काम कर रहे हैं उनके कार्यों को हम लोग दिखाते हैं, उनसे बातचीत हम करते हैं और हिमालय के लिए और हम और क्या कर सकते हैं उस बारे में जिक्र करते हैं। सर क्या आपको लगता है कि वो जो तपोवन वाली घटना है, क्या सर वो रुक सकती थी? या जैसे कि हमारी एक संस्थान से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर वहाँ पे आने वाले, अगर वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनको पहले से अगर संदेश पहुँच जाता कि इस तरह जो टनल में फंसे हुए थे तो शायद कुछ हो सकता था। तो क्या संभावना थी सर इस तरह की कि वो घटना टल सकती थी? जी नहीं, बिल्कुल कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि इस तरह की इवेंट अगर आप वैसे देखा जाए तो इतनी दूरी पे वो इवेंट हुआ था, वहाँ हमारे कोई मेजरमेंट्स नहीं होते, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं होता। लेकिन मैं धन्यवाद करूँगा उन लोगों का जिन्होंने लाइव वीडियो डाला, जिससे कि हमें उसको समझने में थोड़ी बहुत मदद मिली। उसको रोका इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि ये अचानक हो गया।
लेकिन ये ज़रूर है कि हम जब भी, देखिए डैम टूटा नहीं, वो सिर्फ सेडिमेंट उसका सिल्टेशन हो गया। डैम ने तो काफ़ी हद तक उस फ्लड को रोकने में मदद की। तो एक तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा लोगों को कि इस तरह की बात करके कि डैम की वजह से ये आपदा आई, ऐसा कहने से हम असली कारणों से दूर चले जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना जी। चाहिए। हम्म। दूसरा ये है कि जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट हम लेते हैं तो उसमें कुछ सावधानियां बरती जा सकती हैं। इस तरह के इवेंट आने को हो सकते हैं ऐसा देखकर, तो वो चीज़ ज़रूर की जा सकती है। जैसे वहाँ पर कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता था जिससे कि ह्यूमन लाइफ को कम से कम लॉस होता, वो आसानी से उससे दूर चले जाते, क्योंकि उसकी जो इवेंट आ रहा था वो काफ़ी लोगों ने लाइव देखा और लोगों को सतर्क भी किया, लेकिन वो अचानक से ऊपरी इलाके में नहीं आ पाए। तो जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट हों तो उनको इस तरह की सुविधा दी जाए जिससे कि वो आसानी से ऊपरी जगहों पर जा सकें। और ये ज़रूर है कि क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था तो इस वजह से लोग थे और उनको बचने का, क्योंकि इस तरह के इवेंट आने में हार्डली 4 से 5 मिनट का समय मिलता है और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जी, तो हमारी सर अगर आप कह रहे हैं कि इस घटना को टाला नहीं जा सकता था, तो सर आने वाली अगर हिमालय में इस तरह की घटनाओं को हम रोक सकें या हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकें, तो उसके लिए आम जन या हम सब लोग क्या कर सकते हैं या क्या हम सबकी तैयारियां होनी चाहिए? जी देखिए, जैसे इस तरह के हाई इरोजन इवेंट होने से वहाँ पर काफ़ी सेडिमेंट जमा हो गया है और उसके बाद फिर वहाँ पर गाँव के नीचे थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड्स हुए हैं, सड़कें भी टूटी हैं, तो उस चीज़ को सर्टेनली हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये जानकर कि ये जो घटना हुई इसके आफ्टर इफ़ेक्ट भी होंगे, तो एक तो ये मेरा सजेशन था कि इस तरह की घटनाओं को हो गई फिर उसके बाद भूल गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके आफ्टर इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करना चाहिए। और दूसरा ये था कि जैसे यहाँ पर उत्तराखंड में रडार वगैरह लगने वाले हैं, तो जब वो लग जाएंगे उस तरह की उनके डेटा आ जाएंगे तो हमें काफ़ी सुविधा होगी, हम किसी तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम बना सकें। सर तो सर आपने तो बहुत अच्छी में जानकारी दी। सर अगर हम एक आम जन की बात करें तो अगर आम जन देखता है कि सर एक ICR एक संस्था है और एक बहुत बड़ी संस्था है और वहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ पे रहते हैं, तो सर अगर हम आम जन को बताना चाहें कि ICAR सर हिमालय के लिए क्या काम करता है या आम लोगों के लिए क्या काम करता है, तो सर वो किस तरह से हम उनको बता पाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग आम लोगों से जुड़े हुए हैं क्योंकि मेन जो ICR का मैंडेट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट है। तो और उनकी जो मेन समस्याएं हैं उनका सल्यूशन ढूंढने के लिए हम लोग निरंतर कार्यरत हैं। अगर ये ज़रूर है कि जिस तरह का डेवलपमेंट या संदेश या टेक्नोलॉजी जो गांव में पहुंचनी चाहिए वो बहुत कम पहुंच पाती है, तो उसके लिए आप जैसी जो संस्थाएं हैं, अगर ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए कि किस तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में को बढ़ाने में मदद मिलती है और हर तरह की जो प्राकृतिक समस्याएं हैं गांव की, बहुत सारी हैं हिमालयन रीजन में, उनसे निजात पाने में किस तरह से मदद मिलती है। तो एक तरह से संवाद स्थापित होगा। हम लोग तो एक लिमिटेड क्षेत्र में जाके काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ICR की टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाएंगे, उनसे हमारे पास एक संवाद स्थापित होगा आप लोगों के थ्रू या किसी और तरह से, तो एक
बहुत अच्छा सिस्टम बन जाएगा, जिससे कि तकनीकी का ट्रांसफ़र लोगों तक हो सकेगा। जी सर। और सर अगर हम एक फिगर आउट निकालना चाहें कि अभी तक कितने लोग परियोजना से लाभान्वित हुए हैं, तो क्या सर ऐसा कुछ फिगर निकल के आ पाया है? जी, हम लोग गांव के बेसिस पे काम करते हैं, तो मतलब हम ऐसा नहीं कि एक या दो लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वाटरशेड टेक्नोलॉजी जो संस्थान ने विकसित की पूरे देश में, उस पर नेशनल प्रोग्राम बना। तो उस वाटरशेड क्षेत्र में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी, उन सबको बेनिफिट पहुंचता है। तो और लंबे समय के लिए पहुंचता है। मतलब ये नहीं कि परियोजना ख़त्म हो गई, बेनिफिट ख़त्म हो गया। जैसे मैंने आपको बताया 15-20 साल से लोगों के पास वो परियोजना अभी भी है, वो उसको संभाल के रखते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि गांव में जिस तरह का भी कृषि से आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो मेनली उनको ये चाहिए कि उनके खेत कटे नहीं इरोजन से, क्योंकि इरोजन एक मेन समस्या है हिमालयन रीजन में। उनका मिट्टी का सॉयल हेल्थ बना रहे, और उनके पास पानी, इरिगेशन का सोर्स हो। तो जब हम इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बना देते हैं, तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि वो उसको बनाए रखें। उनको जब फ़ायदा पहुँचता रहता है तो वो बनाते भी हैं, और वो फिर अपनी तरफ से भी उन्नत कृषि की तरफ अग्रसर होते हैं। तो जितने भी क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है, मैंने बताया कि 15-20 साल हो गए एक एक परियोजना को जो अभी चल रही हैं, वो भी वहाँ पर लोग इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं कि ये हमारे यहाँ इस तरह का विकास हुआ है और इसको हमें संभाल के रखना है। इसी तरह का एटीट्यूड अगर जो भी कृषि क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में विकास हो रहा है, उसको लेके वो एटीट्यूड बना रहे, तो सुनिश्चित है कि हम मतलब गांव के लोग खुद ही अपना विकास करने में सक्षम होंगे। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। जी, तो अगर सर ये तो हमने गांव की बात करी, अगर शहरों की बात करें तो शहरों के लोग हिमालय के विकास में किस तरह वो सहयोग कर सकते हैं? जी, शहरों के लोग काफ़ी सहयोग कर सकते हैं। एक यहाँ पर सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन का जो मेन मुद्दा है हिमालयन रीजन में, उसको मैनेज करने में, ऑफकोर्स वो लोग डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो सरकारी संस्थाओं का जो विकास निगम है, उनका सहयोग कर सकते हैं, और उनके साथ मिलकर उसको इधर उधर ना फैलाएं। एक संतुलित तरीके से जब ऐसी एजेंसीज़ को ठोस कचरा मिलेगा, तो वो उसका मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकेंगे। सर, अभी आने वाले समय में जो ICAR के जो प्रोजेक्ट्स आपके द्वारा हुए हैं, वो हर प्रोजेक्ट की जानकारी हमसे वीडियो और डिस्कशन के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि क्या क्या कार्य उसमें हुए हैं। सर, आप स्पर्श हिमालय के दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश यही है कि समय आ गया है जब आप वैज्ञानिक सोच को ऑफकोर्स स्पर्श हिमालय एक संस्था है जो कि वैज्ञानिक खोज को या जो फाइंडिंग्स हैं उनको समझने वाली भाषा में लोगों तक पहुंचाती है। तो समय आ गया है, लोगों से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको समझें। जो हमारा हिमालयन रीजन है, इसको सभी लोगों की ज़रूरत है। कोई सरकार अकेले इसका विकास नहीं कर सकती। विकास के साथ साथ अगर आप लोगों का सहयोग जुड़ा रहेगा, तो यहाँ की समस्याओं को तकनीकी के माध्यम से हम लोग मैनेज करने में सक्षम होंगे। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और भविष्य में हम आपके द्वारा प्रोजेक्ट्स को लोगों को दिखाएंगे। और स्पर्श हिमालय से सर कनेक्ट होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।